आदित्य क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सी टेट वाली क्लास में हम लोग ज्योमेट्री शुरू किए थे पहले चैप्टर को, और सी टेट में ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर शुरू किया गया था उसमें 3 क्लास आपका जा चुका है और चौथी क्लास हमारी होगी। तो जो भी चौथी क्लास हमारी होगी उसमें थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। ट्रायंगल चल रहा था, ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज के सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में समझेंगे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, त्रिभुजों के प्रकार को समझ लेंगे। त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं तो देखें, त्रिभुजों को प्रकार यानी त्रिभुजों को जब हम बांटेंगे तो पहले तो बांटते हैं भुजाओं के आधार पर। पहला बांटा जाता है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर जब हम त्रिभुज को बांटेंगे तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज होते हैं थ्री टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है विषमबाहु त्रिभुज, इसके बाद एक होता है समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद एक होता है समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस, इक्विलर ट्रायंगल और स्केलस। तो 3 टाइप के आपके त्रिभुज होंगे। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर नहीं। इसमें जो होता है कि 2 भुजाएं बराबर, यहां पर होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, यानी 2 भुजाएं बराबर, और इसमें होता है सभी भुजाएं बराबर यानी कि तीनों भुजाएं बराबर। तो नाम में स्पष्ट है, समबाहु का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होगी, उससे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक भी भुजाएं बराबर नहीं होती, उससे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपके सामने है। एक बात और भी समझ लेंगे, अगर मान लेते हैं कोई भी त्रिभुज है, अगर समद्विबाहु है तो इसका मतलब 2 भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो एक बात और भी समझते चलिए, 2 भुजाएं बराबर होंगी तो इसके 2 कोण भी बराबर होंगे, तथा 2 कोण, यानी कि बराबर के साथ साथ 2 कोण भी बराबर होंगे, 2 भुजाएं भी बराबर होंगी। तीनों भुजाएं बराबर है तो मैं कह सकता हूं तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी तीनों कोण बराबर। याद रखें इस बात को कि तीनों कोण बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज में कहा जाता है कि हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो याद रखें, विषमबाहु त्रिभुज को हम कहते हैं कि एक भी भुजाएं बराबर नहीं होगी तो एक भी कोण बराबर नहीं होंगे। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उसमें 2 कोण भी बराबर होंगे, और समबाहु में हर एक भुजा बराबर होगी तो हर एक कोण भी बराबर होंगे, वो होंगे 60 डिग्री के। इसके बाद आता है कोणों के आधार पर। इसके बाद कोणों के आधार पर समझते हैं। तो कोणों के आधार पे त्रिभुज फिर 3 टाइप के हो जाते हैं। एक होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। एक एक को यहीं पे देखते चलते हैं। कहा जाता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। अब न्यून कोण को हम छोटे से ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि वे कोण जिनका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उससे हम न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक को न्यून कोण होना चाहिए। जैसे इसको और भी अच्छे से खोल के मैं बता रहा हूं। होना चाहिए का मतलब, एक मान लेते हैं कि आपके सामने त्रिभुज बन गया ABC। इसका अगर मैं मान लेता हूं 60 डिग्री है, इसको मान लेते हैं हम 80 डिग्री है, केवल आपका 40 डिग्री होगा। तो यहां से सबको जोड़ने पर 180 भी होना चाहिए। तो आपके सामने ये ट्रायंगल आपका जो बनेगा, इस ट्रायंगल को हम न्यून कोण या एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। तो न्यून कोण में हर एक जो कोण का मान होना चाहिए वो हमेशा किसके बीच में होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। यानी एक कोण से मतलब नहीं है, तीनों के तीनों कोण का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है तो फिर उसे न्यून कोण कह सकते हैं। यहाँ पे नोट में चाहे तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज जो होता है, जो भी समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है। समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज
जो होता है वो आपका न्यूनकोण त्रिभुज होता है। इसके बाद कोणों के आधार पर दूसरा हमारा आता है त्रिभुज, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसके बाद हमारा आता है जो हमारा आता है अगला, उसको देखते हैं। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा आता है, दूसरा जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसको राइट ट्रायंगल बोला जाता है। तो समकोण त्रिभुज में आपको यह समझना है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री बन जाए, यानी कि कोई एक जो कोण होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज में याद रखें कि 3 कोण पाए जाते हैं। त्रिभुज में 3 कोण पाए जाते हैं। तो जब त्रिभुज में 3 कोण पाए जाते हैं सबको पता है कि त्रिभुज में 3 कोण पाए जाते हैं। तो इसमें बोलता है कि तीनों कोण में कोई एक जो कोण होना चाहिए, त्रिभुज में कोई एक कोण होना चाहिए, वह कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा। इसलिए जो त्रिभुज आपके सामने बनकर तैयार हुआ, इस त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज बोल सकते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक बात आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के अंदर जब हम लोग अंदर चल के देखेंगे तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक चीज और नजर आएगा। जैसे मान लेते हैं आपका 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे और नीचे वाले को हम आधार कहेंगे और इधर साइड वाला हमारा लंब हो जाएगा। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस बोलते हैं और हाइपोटेनस बोलते हैं। कहा जाए तो इसमें कौन जो चेंजेबल होता है, तो इसमें याद रखें लंब और आधार आपस में चेंजेबल होता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण जब भी होगा तो किसके सामने होगा? 90 डिग्री के सामने होगा। तो आप इतनी बातें समझना है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण होना चाहिए, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण, सभी कोण नहीं, एक कोण हमेशा अधिक कोण होना चाहिए। अब बात आती है कि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो याद रखें अधिक कोण की जो वैल्यू होती है वह 90 से बड़ी होती है और 180 से छोटी होती है। अधिक कोण त्रिभुज कुछ ऐसा नजर आता है और यहाँ वाला जो कोण होता है, यहाँ वाला, ये जो होता है अधिक कोण को दर्शाता है। याद रखें कि जो यहाँ वाला जो कोण है यह हमेशा 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। जैसे आपके सामने अगर मैं ऐसे बना दूं, यहाँ पर 110 ले लीजिए, यहाँ पे 40 ले लीजिए और यहाँ पे 30 ले लीजिए, तो यह जो आपके सामने ट्रायंगल बनकर तैयार होगा, इसको हम कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज भी आपके सामने है, समझ गए होंगे। इसके बाद एक बात और भी समझते हैं, ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एंट्री करूंगा तो ट्रायंगल के अंदर और भी बहुत कुछ चीज होती है जिसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, यहाँ पे ए, बी और सी। मान लेते ए का मान लेते हैं यहाँ पर और बी का, इसका लंबार्धक कर दिया जाए, इसका लंबार्धक कर दिया जाए, तो एक दूसरे को मान लेते हैं पॉइंट पर काटता है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप किसी भी दो कोण का अगर अर्धक किया जाए तो दोनों एक दूसरे को जहां पे काटेंगे तो पूछेगा ये वाला कोण बताइए क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला आ जाता है एंगल AOB इक्वल टू 90 प्लस उसके सामने वाले कोण का आधा करके बस जोड़ दीजिएगा। ये इस पे फार्मूला बन जाएगा। या अगर हो सके यहाँ पे मैंने B ले लिया और यहाँ पे C ले लिया, यहाँ पे A ले लिया, अब इसके अर्धक को तोड़कर यहाँ पे लाइए और पूछिए कोण क्या होगा। तो फिर इसके लिए फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस जस्ट उसके सामने जो कोण दिख रहा है उसका आधा करके जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं कि एक और आपका फार्मूला इस पे आ सकता है। मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है और यहाँ पर आगे इसका बहिष्कोणों का अर्धक दिया गया है A, B और C। तब बहिष्कोण, इसको आगे बढ़ाकर इसका बहिष्कोण का अर्धक कर लीजिए, तो यहाँ पर एंगल AOB इक्वल टू आएगा। तो जब अंदर की तरफ आंतरिक कोणों का अर्धक कर रहे थे तो 90 में जुड़ रहा था, और जब बहिष्कोणों का अंतर करेंगे तो उसके सामने वाले कोण का आधा करके और 90 में से इस बार हमें घटा लेना है। एक और अगर मुझे लेना है ट्रायंगल, जैसे मान लेते B, C और A मैंने ले लिया, इस बार इसका अर्धा करके ऊपर तक मिलाया, तो एंगल BOC इक्वल टू इस बार होगा 90 माइनस एंगल A/2। याद रखें कि इस कोण के जो सामने वाला कोण होगा उसका आधा करके बस जोड़ लिया जाता है। तो याद यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम इनके ट्रायंगलों को निकालते हैं, कैसे कोणों को निकालते हैं। इसके और भी आगे चलते इसके अंदर याद रखिए त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के लिए और भी बातें समझते हैं। चलिए अब देखिए त्रिभुज के लिए, इसके बाद आता है त्रिभुज का सर्वांगसम, त्रिभुज का कॉन्ग्रुवेंशन, सर्वांगसम।
त्रिभुज का सर्वांगसम को समझ लें। त्रिभुज का सर्वांगसम का मतलब होता है, सर्वांगसम मतलब होता है सर्व अंग समान होना चाहिए। जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया और एक और ट्रायंगल मैंने बना दिया 6, 4 और 7। यहाँ पर भी 7, 6 और 4 मैंने ले लिया, तो कह सकते हैं इनकी सभी भुजाएं, अगर सभी भुजाएं आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल जो हो गए वह सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम का चिन्ह होता है। तो कहा जाता है कि दो ऐसे ट्रायंगल जिसका हर एक अंग अगर समान है तो सीधे हम बोल सकते हैं कि वो आपके ट्रायंगल जो होंगे, आपके जो ट्रायंगल जो भी बनेगा वो सर्वांगसम हो गए। इस सर्वांगसम के लिए आपके सामने 4 केस को पढ़ा जाएगा। पहला केस आपका होता है जिसको बोलते हैं पहला यस 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 रूल। इसको समझेंगे तो यस 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 रूल को समझते हैं। कहता है कि ऐसे दो ट्रायंगल जैसे ए बी सी और एक और ट्रायंगल हम ले लेते हैं, एक और आपके सामने ट्रायंगल है, इसको ले लेते हैं डी ई एफ। तो यहाँ पे एस 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 या इसको हम लिख सकते हैं भुजा, फिर लिख सकते हैं भुजा, फिर लिख सकते हैं भुजा। 3 बार भुजा 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 लिख के यहाँ पे रूल शब्द लगा लीजिए। तो भुजा 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 वाले रूल से समझते हैं। कहता है कि इसमें एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर त्रिभुज AC इक्वल टू DF है, BC इक्वल टू EF है एंड D इक्वल टू AB है, तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC जो होगा वह सीधे हमारा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के साथ। तो यहां से कॉन्ग्रुएंट हो गया ABC DEF के साथ। तो याद रखें कि भुजा 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 मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका सर्वांगसम है। एक तो ये नियम आपका होता है। अगले नियम की तरफ हम चलो बढ़ेंगे तो दूसरा नियम आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत यस ए यस रूल। इसका मतलब आपका हो गया यस ए यस रूल का मतलब हो गया कि इसको लिख लें यस से साइड होता है यानी कि इसका मतलब भुजा, उसके बाद एक आएगा कोण, फिर यस से साइड है तो उसको हम भुजा लिख लेंगे। तो यानी कि यस 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 से यस रूल का मतलब है भुजा कोण भुजा। इसको आपको अगर समझना है तो इसको ऐसे समझ लेंगे, जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया ए बी एंड सी, एक और ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया सेम, और यहां पे मैंने लिख दिया डी ई और एफ। इसमें बोला है भुजा और भुजा, मान लेते हैं दो साइड आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए। तो याद रखें इसमें एक कोण भी इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं भुजा कोण भुजा, तो कह रहे हैं कि दो भुजाओं के बीच का कोण, भुजा और ये कोण बीच में है तो दो भुजाओं के बीच का कोण। अब दोनों कोण के बीच का कोण, हम दोनों भुजाओं के बीच का कोण वही लेंगे जो दोनों भुजाएं आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे मैं अगर लिख सकता हूँ, यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं यहाँ से लिख दूं कि AC जो है ये बराबर हो गया DF के, और इधर साइड में मैं लिख सकता हूं कि BC जो है ये बराबर हो गया EF के। तो आप बताएं कि कौन सा कोण फंस रहा है दोनों के बीच में, तो कोण C जो बराबर होगा कोण F के बराबर होगा। ये तो हमारा हो गया साइड, ये हो गया साइड और ये हो गया हमारा एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि दो साइड के बीच में एंगल आ गया, दो साइड जो एक बराबर है तो दोनों में जो एंगल फंस रहा है वही कोण बराबर होना चाहिए, ना कि EB के बराबर ना कि AD के बराबर हम कर लेंगे। तो याद रखें अगर ये वाला साइड अगर बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है तो इसके बीच के कोण को ही लेना होगा। अगर ये बराबर हो गया तो त्रिभुज सर्वांगसम है। तब हम नीचे लिख सकता हूं त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF का। यही समझाने वाले थे। इसके बाद हमारा तीसरा जो आता है, तीसरे वाले को समझेंगे A रूल। इसको समझिए, इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं कोण भुजा और कोण। इसके नियम को समझते हैं, ये आपके सामने है। तो यहां से समझिए, ये साफ साफ जो चीजें दिख रहा है उसी को एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। यहां पे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल A B और C है, और एक और ट्रायंगल आपका आगे यहाँ पे E F और G। यहाँ बोला है दो कोण बराबर होना चाहिए, तो मैंने मान लिया A के बराबर E है और B के बराबर मान लेते हैं यहाँ पे F है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण A जो है कोण E के बराबर हो गया, और कोण जो B है
वह बराबर हो गया कोण एफ के। तो बोल रहा है कि कोणों के बीच की भुजा, जो दो कोण आपस में बराबर है, जैसे ये वाली कोण, ये वाला जो कोण है इस कोण के अगर बराबर है और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, तो इनके बीच में जो भुजा फंस रही है, उनके बीच में जो भुजा फंस, जैसे ये वाली भुजा जो फंस रही है, ये वाली जो भुजा फंस रही है, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर, अगर ई एफ हो गया तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ए बी सी है वह सीधे कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज ई एफ जी के। उसके बाद हमारे पास चौथा नियम आता है, चौथा जो आता है आपका नियम, इस पे चौथा आपका नियम होता है जिसको बोलते हैं आर एच एस रूल। आर एच एस रूल का मतलब ये होता है कि आर से राइट ट्रायंगल यानी समकोण होना चाहिए, यानी कि एक तो समकोण होना चाहिए बराबर, एक हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बराबर होना चाहिए, और कोई भी एक साइड ले सकते हैं, भुजा ले सकते हैं। याद रखिए भुजा में कौन कौन आ सकता है, तो या तो आधार आ सकता है बराबर होके, या तो कर्ण आ सकता है, या शब्द लगाए ध्यान देंगे। तो इतनी बातें अगर है तो फिर ये हमारा आरएचएस वाला रूल आपका फॉलो कर जाएगा। आपके सामने अगर मुझे देखा जाए, यहाँ पे आपके सामने अगर देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि अगर यहाँ से मान लेते ए बी और सी, यहाँ से है डी, यहाँ से ई और यहाँ से एफ, इसमें एक को राइट ट्रायंगल होना चाहिए, तो एंगल जो बी है वह एंगल एफ के बराबर है और संयोग से दोनों के दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, यानी कि AC जो होना चाहिए यह DF के बराबर होना चाहिए, यानी हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि मान लेते दो ऐसे कोण जो 90 डिग्री का हो और कर्ण भी अगर बराबर है, उसके बाद कोई भी एक आधार या लंब को बराबर कर लें। जैसे मैंने BC इक्वल टू अगर EF कर लिया, BC इक्वल टू EF कर लिया, तो लीजिए त्रिभुज सर्गांसम हो गए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्गांसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। तो इसमें याद रखिए मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो पहले तो 90 डिग्री बराबर हो जाए, कर्ण बराबर हो जाए, तो चाहे तो बेस बराबर कर दीजिए, चाहे तो लंब बराबर कर दीजिए, दोनों त्रिभुज एक जैसा नजर आएंगे, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंस के ऐसे 4 नियम है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं त्रिभुज के और भी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज के और भी कॉन्सेप्ट की तरफ अगर आप लोग बढ़ेंगे तो जानेंगे कि त्रिभुज जो होता है, इसके बाद त्रिभुज के और भी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे तो त्रिभुज के बारे में और भी समझा जाए, देखा जाए। देखिए अब इसके बाद आता है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। अब यहां पे देखिए त्रिभुज की समरूपता को समझाना है। जैसे एक बड़ा सा मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC और एक छोटा सा ट्रायंगल मैंने ले लिया DEF। देखने में दोनों के दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक जैसा लग रहे हैं तो इसको हम सर्गांसम नहीं बोल सकते, पहली चीज, क्योंकि एक बड़ा नजर आ रहा है, एक छोटा नजर आ रहा है। सर्गांसम अगर होता तो जैसा ही वैसा ही, जैसा ही वैसा वो, तो इन दोनों को मैं बोल सकता हूं कि दोनों दिखने में एक जैसे हैं, समरूप हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल जो है समरूप हो सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हैं। समरूप में 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि सभी कोण आपस में इक्वल होना चाहिए, सभी कोण बराबर होना चाहिए, सभी कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे दोनों ट्रायंगलों का, चाहे तो लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों त्रिभुजों का, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज का, दोनों त्रिभुजों का सभी कोण बराबर होना चाहिए। जैसे कोण A बराबर अगर कोण D है, कामा, कोण B बराबर कोण E है, कामा, और कोण C बराबर अगर कोण F है, तो हम बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। जैसे त्रिभुज समरूप होंगे तो इसमें एक और कंडीशन आ जाता है कि इसकी जो समानुपातिक भुजाएं होती हैं वो आपके समानुपात में होती है, या संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपात में होती है। संगत भुजाएं, सॉरी संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं मतलब हो गया कि AC की तरह इसमें कौन भुजा नजर आ रहा है तो DF, AB की तरह कौन नजर आ रहा है तो DE, और CV या BC की तरह कौन नजर आ रहा है तो EF। तो ये समानुपातिक होती है। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं AC अपॉन DF, ये सीधे बराबर हो जाएगा AB अपॉन DE के, और AB बराबर हो जाएगा BC अपॉन EF के।
याद रखिए ये कंडीशन तभी हम फॉलो कर सकते हैं जब ये त्रिभुज समरूप होगा। और याद रखेंगे इतनी बातें अगर हो जाए तो फिर समरूप का भी सिंबल कैसे लगाते हैं। त्रिभुज ABC और यहाँ पे त्रिभुज DEF है, ये समरूप होगा तो बीच में ऐसा सिंबल लगता है जिसको समरूपता का सिंबल कहते हैं। तो त्रिभुज समरूप हो चुका है। इसके बाद एक बात और भी अच्छे से याद रखिएगा, थेल्स प्रमेय। इसमें एक प्रमेय आ जाता है थेल्स प्रमेय। एक थेल्स प्रमेय आता है। थेल्स नामक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना कुछ प्रमेय दिया था। इन्होंने बोला था त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC के समानांतर, BC के समानांतर या समांतर, BC के समानांतर DE रेखा खींची जाती है। D रेखा खींची जाती है, खींची जाती है। तो त्रिभुज देखते हैं भाई, त्रिभुज ABNC। तो BC के समानांतर एक D रेखा खींची गई, D रेखा खींची गई। अब इसमें जब खींची जाती है तो देखते हैं इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। एक तो ट्रायंगल आपका नजर आ रहा है ABC और इसमें एक और ट्रायंगल नजर आ रहा है त्रिभुज AD और E। तो इसको समरूप करने की कोशिश करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो गया और E वाला जो कोण होगा वह C के बराबर हो गया और ये कोण तो दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं इसमें कि अगर यहाँ पे मैं कर लेते हैं तो इसमें देखिए कोण A जो होगा वह कोण A के बराबर हो गया, यानी कॉमन हो गया। असंगत कोण आपका हो जाएगा कोण D जो है, एक सॉरी उल्टा लिख दिया, कोण जो D होगा D तो D नहीं लिखना है इसमें, कोण पहले A के साथ हमारा B आएगा। तो कोण जो B है वह कोण D के बराबर हो गया और कोण जो C है वह बराबर हो गया कोण E के। इसको मैं बोल सकते हैं कि जो कोण आपके बनेंगे किस कंडीशन से बराबर होंगे, ये संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत पहले बताया जा चुका है कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या हो सकता है, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है ना। तो यहां से सभी कोण आपस में इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC होगा वह समरूप हो जाएगा। त्रिभुज जो ABC होगा वह समरूप हो जाएगा किस त्रिभुज के, तो त्रिभुज ADE के। उसके बाद अगला जब केस बनेगा इस पर कि मान लेते हैं आपके सामने त्रिभुज एक मैंने बनाया, फिर उस पर में ही चल रहा है A, B और C। BC के समानांतर मान लेते हैं, BC के समानांतर मान लेते हैं BC के समानांतर यहाँ पे एक मैंने DE रेखा खींच दिया, D रेखा खींच दिया। अब यहां से समझिए कि अगर यहाँ पे दो त्रिभुज है, इसको जब हम फिल्टर करेंगे तो दो त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज बन जाएगा A, B और C और एक छोटा सा त्रिभुज आपका बन जाएगा D तो नहीं बनेगा, तो यहाँ से एक और छोटा सा त्रिभुज आपका बन जाएगा जिसको बोल सकते हैं A और यहाँ से D और यहाँ से E बोल सकते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया क्योंकि पीछे बताया जा चुका है कि किस कंडीशन को फॉलो करके आपके ये समरूप हुए हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से बताया कि सभी कोण आपस में इक्वल हो गए तो इसको हम बोल सकते हैं कि आपका समरूप है। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसकी भुजाएं जो होंगी समानुपातिक होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ इस पर AB अपॉन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन AD एकदम लिख सकते हैं और सीधे इक्वल हो जाएगा आपका AC अपॉन AE, यहाँ से AE लिख सकते हैं। तो अगर बड़ी भुजा आपने AB लिया तो इसको हम AD ले लेंगे और AC लिया तो AE ले लेंगे और एक और हो जाएगा आपका BC अपॉन DE। यहाँ से आराम से इस वाले कंडीशन को हम दिखा सकते हैं। लेकिन थेल्स जो मैथमेटिशियंस है, थेल्स साहब जो थे, इसी दोनों को लेकर आगे और भी कुछ चीजें उन्होंने दिखाया था। तो उन्होंने ये दिखाया था कि त्रिभुज अगर मान लेते कोई है, त्रिभुज ABC और BC के समानांतर मान लेते कोई DE रेखा है, तो उन्होंने दिखाया कि अगर AB बट्टा अगर मैं AD लिख रहा हूं और इक्वल टू AC अपॉन अगर मैं AE लिख रहा हूं, इससे कुछ और भी रिजल्ट आ सकता है। उन्होंने क्या किया कि दोनों पक्षों में से एक घटा दिया, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, तो एक घटाने पर देखते हैं क्या आएगा। घटाने पर तो देखिए घटाने पर क्या मिलेगा, तो AB
अपॉन AD माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा AC अपॉन AE माइनस 1। यहाँ से लिख सकते हैं AB माइनस AD अपॉन नीचे AD लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं AC माइनस AE अपॉन AE। आप खुद देखिए, अगर AB में से AD घटा दिया जाए, AB में से AD घटा दिया जाए तो BD आएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं BD अपॉन AD। और इधर साइड में आप बताइए AC में से AE घट जाए तो EC आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं EC अपॉन AE। तो यहाँ से एक रिजल्ट और मिल सकता है आपका, मिल सकता है, इसी को प्लट लीजिए तो मिलेगा आपका AD अपॉन BD, और इधर साइड में मिल जाएगा आपका AE अपॉन EC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थेल्स सामने इतना रिजल्ट उन्होंने और भी क्लियर किया था, और इसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो यह एक थेल्स प्रमेय जो होता है, आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय किससे रिलेटेड है। तो थेल्स प्रमेय हमेशा समरूपता से रिलेटेड है, थेल्स सामने दिया था, तो थेल्स प्रमेय कुछ इस तरीके से निकाला गया होगा। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो याद रखें, एक बात और भी नोट कर लेंगे, इसमें एक और नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ बातें और भी हैं जिनको जान लेते हैं तो नोट में लिख लेते हैं, नोट में लिख लेंगे। पहले हम ट्रायंगल बना देता हूँ इसमें। जैसे मान लेते हैं आपके सामने दो ट्रायंगल है, A, B और C, यहाँ पे B हो गया, और एक बड़ा सा ट्रायंगल या छोटा, इससे भी छोटा एक ट्रायंगल ले लेते हैं, XYZ, ठीक है ना। और नीचे लिख देता हूँ त्रिभुज ABC, ये समरूप है त्रिभुज XYZ से। तो इसमें याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो पहला रिजल्ट आपके सामने आ सकता है, फर्स्ट रिजल्ट AB अपॉन XY इक्वल टू AC अपॉन XZ आ सकता है। उसके बाद आ सकता है BC अपॉन YZ आ सकता है। ठीक, तो ये रिजल्ट आ सकता है फर्स्ट। दूसरा रिजल्ट आ सकता है कि अगर त्रिभुज AB से, इसके बाद हमारा अगला जो रिजल्ट आ सकता है, अगला रिजल्ट देखें, इसमें अगर मुझे त्रिभुज ABC लेना है तो त्रिभुज ABC का अगर मैंने एरिया ले लिया, क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लेकर बटा कर दिए त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल, तो याद रखिए जो भी इसकी संगत भुजाओं का अनुपात है उन सबका हमें होल स्क्वायर कर लेना होगा। AB अपॉन XY का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन XZ का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका BC अपॉन YZ का होल स्क्वायर। सब थ्योरम है जिसको आप लोग को जानना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन भी इसके बेस पर आ जाएगा, एक क्वेश्चन मैं इस पे करा देता हूँ, बाकी हम लोग सीट के माध्यम से सभी क्वेश्चन कर लेंगे। आपके सामने अगर आ जाए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दोनों यहां से हो गया, दोनों समरूप हो तथा त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्रमशः 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए संगत भुजाओं के बीच में क्या अनुपात होगा। संगत भुजा के बीच अनुपात बताएं, अनुपात बताइए। अभी मैंने बताया कि त्रिभुज ABC और यहां से त्रिभुज PQR, अगर इसका आपके पास क्षेत्रफल दिया है, या क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो कोई भी एक संगत भुजा हम ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया AB अपॉन PQ। संगत भुजा भी निकालना बहुत ही आसान है। अगर फर्स्ट सेकंड लेते हैं तो इसका फर्स्ट सेकंड लीजिए,
सेकेंड थर्ड लेते हैं तो सेकेंड थर्ड लीजिए, थर्ड लास्ट लेते हैं तो थर्ड लास्ट ले लीजिए, सब संगत भुजाएं हैं। तो संगत भुजाओं का अगर पूछ दे कि बताइए कि अनुपात क्या होगा, जैसे आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में डाल देगा। इसका मतलब है ए बी अपॉन अगर पी क्यू, जिसको हम संगत भुजाओं का अनुपात बोल सकते हैं, संगत भुजा का अनुपात। अगर आपको निकालना है संगत भुजा का अनुपात तो पहले हमको इसको निकालना होगा। तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू निकाल दे तो हमारा काम चल जाएगा। तो अब अगले स्टेप में लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू रूट, और यहां से हमारा आ जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो यहां से जब हम निकालने चलेंगे तो अंडर रूट होगा 121/81, तो उसके बाद आ जाएगा 11/9। तो संगत भुजाओं के बीच में कौन सा अनुपात होगा, तो संगत भुजाओं के बीच में 11 संबंध 9 का अनुपात होगा। इस तरीके से संगत भुजाओं के बीच में 11 संबंध 9 का अनुपात आएगा। ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक और इसमें आ जाता है, एक और कंडीशन देखा जाए, जो एक और कंडीशन आता है उसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं एक और आपके सामने क्वेश्चन ले लिया, ऐसे क्वेश्चन का भंडार मेरे पास पड़ा हुआ है। जब आप लोग आएंगे क्लास करने के लिए तो पता चलेगा कि कौन कौन सी क्लास किस एग्जाम में किस तरीके से पूछता है। वैसे सीट 8 पढ़ाते हैं, वहीं तक हम लोग टच करेंगे। जब आएंगे हमारे हर एक क्लासेस को आप लोग टच करेंगे तो पता चलेगा कि किस किस तरीके का लेवल का क्वेश्चन आजकल एग्जामों में पूछ रहा है। तो मिला जाएगा, जब सब लोग मिलेंगे तो फिर मजा आएगा एक साथ बैठकर सारी चीजें सॉल्व किया जाएगा। तो फिलहाल अभी सीट 8 का है, तो सीट 8 में कहाँ तक कवर किया जा सकता है वो सब चीजें देख रहे हैं कि सीट 8 में क्या क्या चीज आ सकता है। वैसे ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो ज्योमेट्री का तथा सागर है, ज्योमेट्री में जितना आप खोदेंगे उतना निकलेगा। तो सभी नहीं खोदना है सीट 8 में, उतना ही खोदिए जितना आपका काम चल सके। ये तो मैंने अभी स्वर्गांशम पढ़ा के तुरंत वहां से स्क्रॉल करके आगे मैंने बढ़ाया, तो स्वर्गांशम उतना थोड़ा ही है। स्वर्गांशम को पढ़ेंगे तो पूरी एक क्लास चली जाएगी, समरूप को पढ़ेंगे पूरी एक क्लास चली जाएगी। तो सीट 8 में एक एक क्लास वाले नई क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है फर्स्ट पेपर में, तो हमको वहीं तक तो जानना है। पूरा जान के क्या करेंगे भाई, मास्टर थोड़े बनना है। पेपर निकल जाए 30 में 30 आ जाए और क्या है। तो बाकी हम लोग तीसरे कंडीशन पे, दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे आपके सामने दे दे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बीसी के मान लेते हैं समानांतर, मैंने डीई रेखा खींचा, डी को लाइन खींचा गया भाई। तो यहां पे देखें त्रिभुज एबीसी में, इसको भी हटा दीजिए। यहां पे मान लेते ऐसे दे दे आपके सामने त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर, और यहां पे एक दे दे डीई रेखा है। त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर डी है तथा डी अब डी जो होगा ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु, डी ए बी का मध्य बिंदु है, तथा ई, कामा लगा देंगे ज्यादा सही रहेगा, ए सी का मध्य बिंदु है, अब फिगर बना देते हैं इसके लिए, क्योंकि सब बातें लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो ए बी और सी, बीसी का समानांतर मान लेते हैं यहां पर एक डी और एक ई है। तो बोल रहा है कि जो डी है ये ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है इसी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मध्य बिंदु होगा दोनों बराबर हो जाएंगे। तब इस कंडीशन में याद रखेंगे जो बीसी होता है इसका आधा ही इसकी वैल्यू हो जाती है। तो मैं इनके बेस पर लिख सकता हूं कि जो डीई की वैल्यू होगी इस कंडीशन में वह हाफ हो जाएगी बीसी के। बीसी अगर 16 होगा तो डी की वैल्यू 8 हो जाएगी, बीसी अगर 10 होगा तो डी की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस तरीके से इनकी भुजाएं निकल कर चली जाएंगी, ठीक है ना। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके बाद हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है चतुर्भुज का। चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। कहा जाता है कि 4 सरल रेखा से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4
सरल रेखा से बंद आकृति को क्वाड्रेट्रल कहते हैं, यानी कि चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आपके सामने ये चतुर्भुज आपका आ सकता है। चतुर्भुज तो भाई जैसे चाहे वैसे हम बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसे चतुर्भुज चाहे वैसे बना सकते हैं। तो चतुर्भुज के लिए मान लेते हैं आपके सामने कुछ ऐसे आपके फिगर बन गए, ये चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज आप ABC लिख सकते हैं, ABCD। तो याद रखें 4 सरल रेखाएं हैं तो 4 कोण भी होगा। हाँ, जैसे 4 कोण होगा तो 4 वर्टेक्स भी होगा, शीर्ष भी होगा। तो चतुर्भुज में एक बात याद रख लें, चतुर्भुज में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, 4 शीर्ष होता है, सब कुछ 4 ही 4 होगा, 4 शीर्ष होगा, 4 कोण भी होगा, लेकिन 4 डायगोनल नहीं होगा। इसमें डायगोनल जो होते हैं 2 विकर्ण होते हैं, यानी डायगोनल कोई विकर्ण बोलते हैं हिंदी में। विकर्ण अगर देखना है तो इसको हम विकर्ण बोलते हैं, ये वाला विकर्ण है। तो यानी कहने का मतलब चतुर्भुज में आपके 4 कोण होंगे, 4 शीर्ष होगा, 4 भुजा होगा, लेकिन विकर्ण जो होंगे वह 2 ही होंगे सिर्फ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ेंगे तो जानेंगे कि और भी क्या क्या चीजें इसके अंदर पाया जाएगा। तो चतुर्भुज को कई टाइप में तोड़ा गया, जिसमें पहला आपका आ गया समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे चाहे तो आप ऊपर लिख सकते हैं चतुर्भुजों के प्रकार, तो ऊपर हम लिख देते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज को कितने टाइप में तोड़ा गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे चतुर्भुज के प्रकार। अब इसे के अंतर्गत कितने टाइप में तोड़ा गया एक एक करके देख लेते हैं। तोड़ा तो कई टाइप में गया होगा, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखें, पहला आएगा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज आपके सामने पहला चतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज में याद रखें कि कैसे इनको डिफाइन करना है। तो कहा जाता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती है। तो अगर इसको मुझे बनाना है कि चतुर्भुज आपका है, तो यहाँ पे लिख लीजिए A, इसको लिख लें B, इसको लिख लें C, इसको लिख लें D। तो यहाँ पर बोला गया कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होंगी, तो यानी कि यह और यह समानांतर होगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ समानांतर होंगे। तो पहला कंडीशन मैं लिख सकता हूं AB किसके समानांतर चला गया भाई, तो AB चला गया CD के समानांतर, और समानांतर के साथ साथ ये बराबर भी होगा, AB इक्वल टू CD। और दूसरा कंडीशन अगर आपका है कि BC किसके समानांतर होगा, तो BC AD के समानांतर होगा। और जैसे यहाँ पे समानांतर होगा, याद रखें यहाँ पर BC जो होगा, यहाँ पे जो BC होगा ये किसके समानांतर होगा, तो BC जो होगा ये AD के समानांतर होगा, और समानांतर के साथ साथ ये BC जो होगा AD के बराबर भी होगा। तब जाकर हम कहेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। याद रखें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तीसरा कंडीशन भी चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें जो क्रमागत कोण होता है, इसको साइड से लिखवा देता हूं, नहीं तो इसको नोट में लिखवा देते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप नोट में एक बात लिख सकते हैं, नोट में लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज, में क्रमागत कोण, जो भी क्रमागत कोण होता है, क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे A का क्रमागत कोण B है, B का क्रमागत कोण C है, तो ABCD इस तरीके से क्रमागत कोण होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कोण A का क्रमागत कोण B होगा, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो सीधे हमारा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ऐसे B का C, C का D, D का E, ये सब क्रमागत कोण आपस में जोड़ने पर 180 नजर आते हैं।
एक बात और भी समझ लेंगे, कोई भी चतुर्भुज हो चाहे समांतर हो, कोई भी चतुर्भुज हो, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल, चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योगफल होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समांतर चतुर्भुज के बाद हमारा आता है सेकंड पर आता है आयत। सेकंड पर आता है आयत। तो आयत में आपको इतनी बातें सिर्फ समझना है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एक पार्ट्स होता है, लिखेंगे इसमें, जस्ट इसमें एक आपका आएगा पूरा, इसमें आएगा कि ऐसा, इसमें आएगा ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने, अच्छा आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज अगर मैंने बोल दिए थे तो बराबर होगा ये। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसमें ऐसा बोल सकता, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, तथा विकर्ण बराबर होते हैं। याद रखिए इसमें विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों आप लोग करते रहें, तभी इस तरह के वीडियो आपके पास जाते रहेंगे और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ जाते रहेंगे जो सीटेट में आप लोग सब लोग के लिए लाभदायक होगा। तो सब्सक्राइब शेयर और सब अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना ना भूलें, शेयर करते रहें, एंजॉय लेते रहें, बाकी सब मजा आता रहेगा इस तरीके से। तो जैसे अगर आपके सामने मान लेते हो कोई मैंने इस तरीके से आयत बनाया, तो आयत में ये बोला है कि देखिए पहले बोल दिया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब ये हो गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर तो होगी ही। जैसे समांतर चतुर्भुज आपका बोल दिया तो बोला गया है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर के साथ समानांतर होंगे, यानी कि ये जो चीजें हैं समानांतर होंगी और बराबर होंगे। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में ही सारी बातें आ गई। तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या आ गया कि ए बी जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये सी डी के बराबर हो जाएगा, और ये जो बी सी है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ए डी के बराबर हो जाएगा। कहा जाता है इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको लेंथ कहते हैं और सबसे छोटी भुजा को ब्रीथ कहते हैं। लेकिन एक और मैंने कंडीशन बता दिया कि इसमें हर एक जो कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण जो डी होगा, ये सभी के सभी कोण का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। एक नई बात इसमें आ गई है। और मैंने बोला कि इसके जो डायगोनल है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो चाहे तो आप एक बात और भी लिख सकते हैं कि AC जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बात अच्छे से आप जान लेंगे, इसमें नोट में भी साइड में लिख सकते हैं, नोट में जो हमारे एग्जाम को लेकर काम करेगा लिख सकते हैं सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज, ये सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, आयत नहीं होते। इस बात को याद रखिए, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। इतनी बात आप सब लोग को जानना होगा। इसका तीसरे टाइप का जो हमारा चतुर्भुज आता है जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज, रोम्बस बोलते हैं इसको। समचतुर्भुज में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि समचतुर्भुज में जो होता है, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट ऐसा चतुर्भुज लिखना है, ऐसा चतुर्भुज
ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। आमने तथा, जैसे यहां पर देख ले, तथा में आपका दिया है तथा आमने सामने की भुजाएं, तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। इसको फिगर बना के पहले समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने रोम्बस बन गया, यानी कि समचतुर्भुज एक बन गया, तो ए बी सी और डी। तो मैंने कहा पहले कि चारों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होगी। तो इसको मैं नीचे दिखा देता हूं। ए बी किसके बराबर होगा? तो बी सी के। बी सी किसके बराबर होगा? तो सी डी के। और ये किसके बराबर होगा? तो डी ए के। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद ए बी जो होगा ये समानांतर हो जाएगा किसके? तो सी डी के। ये भी बात पता होना चाहिए। और बी सी जो होगा ये किसके समानांतर हो जाएगा? तो ए डी के। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो समचतुर्भुज में इतनी बातें आपको अच्छे से जानना होगा कि कौन भुजा किस भुजा के बराबर होगी और कौन सी भुजा किस भुजा के समानांतर होगी। साफ साफ बोला है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। याद रखिए इसमें दूसरा कंडीशन भी होता है कि समचतुर्भुज, ये भी जानना है आपको कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। बराबर भागों में काटते हैं तथा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब इसको दिखाना है कि कोण कैसे बनाते हैं भाई। इसको आप लोग चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कोण कैसे 90 डिग्री का बनेगा आपके सामने। तो देखें, जैसे मान लेते हैं ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। जैसे ये विकर्ण एक दूसरे को इस तरीके से कट किए, तो एक विकर्ण का मान लेते हैं, नाम हो गया आपका AC, एक का नाम हो गया BD, और एक दूसरे को जहां काटे इसका नाम मान लेते हैं हमने रख दिया O। तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे, सारे जो कोण होंगे सब के सब ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पे। तो विकर्ण एक दूसरे के साथ जब काटते हैं तो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। समचतुर्भुज के अंदर और भी अच्छे से एंट्री किया जाएगा तो पता चलेगा कि और भी अच्छे से इसको आपको क्लियर करके बताना पड़ेगा कि इसमें फार्मूले कैसे आते हैं। तो मेंसुरेशन का पार्ट्स हो जाएगा। तो मेंसुरेशन का जब पार्ट्स होगा तो उसको देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो आता है वो आता है चौथे पॉइंट पर, वर्ग आता है। तो वर्ग जो होता है किस फैमिली का होता है? तो समचतुर्भुज का होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा समचतुर्भुज ऐसा समचतुर्भुज जिसका ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग को देखने के लिए आप इस तरीके से देख पाएंगे। देखिए समचतुर्भुज में बातें बोली जा चुकी है
कि एक दूसरे में ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजें आपस में इक्वल होती है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजें आपस में इक्वल होती है, ये बात आपको पहले भी बोली जा चुकी है। इसमें चारों भुजें आपस में इक्वल होंगी, ये बात तो आपको समझ में आ रहा है। और साथ साथ इसके मैंने एक नई बातें बता दिया कि इसमें हर एक जो कोण होंगे वो कितने डिग्री के बने होंगे, 90 डिग्री के बने होंगे। तो वर्ग में बोल सकते ऐसा समचतुर्भुज चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो इसमें आप याद रखेंगे कि समचतुर्भुज मैंने बोल दिया, एक बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि AB BC के बराबर होगा, BC CD के बराबर होगा और CD DA के बराबर होगा। और इसमें हर एक कोण A हो, चाहे कोण B हो, चाहे कोण C हो, चाहे कोण D हो, ये सब का मान हमेशा आपका कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 90 डिग्री के बराबर होगा। इतनी बातें आपको अच्छे से समझना है। जब हम इसके अंदर और भी अच्छे से एंट्री करते हैं तो इसमें एक बात आपको अच्छे से जानना है, नोट में लिख लेंगे। नोट में चाहे तो आप लिख सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सभी जो वर्ग होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते। सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते, एक आपका नोट में एक और बात लिख लेनी है। इसमें देख सकते हैं कि सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ये दो बातें आपको जानना है। उसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद अगले पॉइंट पर जब हम लोग आएंगे तो अगले पॉइंट पर हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या देख लिया, चतुर्भुज वाले टॉपिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। चतुर्भुज को मैंने 4 भागों में बांट कर बताया। समांतर चतुर्भुज जिसके अंतर्गत आयत आया, सम चतुर्भुज जिसके अंतर्गत आपका वर्ग आया, और उसके बाद जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज आता है, इसको आगे बढ़ेंगे तो एक चक्री चतुर्भुज आता है। इस तरीके से ढेर सारे चतुर्भुज हैं। तो एक चक्री चतुर्भुज जान लेते हैं जो आपके एग्जाम से दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा आप जान लीजिए चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं। बाकी इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और भी सिलेबस के लिए और भी चीजों के लिए, जैसे आपके सामने रेलवे ग्रुप डी है, नेकपाल है, उसको पढ़ा जाएगा तो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग चतुर्भुज के हर एक टाइप को। जितना एग्जाम में आपका पूछता है उतना सिर्फ जान लीजिए बस, सी टेट वाले से रिलेटेड। ज्यादा पढ़ के क्या होगा इसमें। तो चक्री चतुर्भुज में बोला जाता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं, उसे हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं सर्किल हो गया, इसके चारों शीर्ष जो होंगे वृत्त के ऊपर होंगे, परिधि पर होंगे, इसको परिधि बोलते हैं वृत्त का। ये जो बाहर वाली पूरी भुजा है, ये वाली, ये जो आपकी पूरी की पूरी लाइन है, इसको हम परिधि बोलेंगे। तो जो भी चतुर्भुज बनेगा उसके चारों जो शीर्ष होंगे वृत्त के परिधि पर होंगे। तो एक ए हो गया, एक बी हो गया, और एक सी और एक डी। तब हम बोल सकते हैं कि इसमें जो चतुर्भुज आपके सामने ए बी सी डी नजर आ रहा है, इसको हम कौन सा चतुर्भुज बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। इसको हम बोल सकते हैं चक्री चतुर्भुज है। और इसमें जब चक्री चतुर्भुज होगा तो याद रखिए इसके आमने सामने के कोणों का योगफल, आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वह 180 अंश होता है। इसमें क्रमागत कोण नहीं लेता है। इसमें आप दो कंडीशन भी याद रखेंगे कि कोण ए में अगर कोण सी को ऐड कर दिया जाए, ये भी आपका हो जाएगा एक, कोण ए में अगर कोण सी को अगर ऐड कर दिया जाए, इसमें याद रखेंगे, इसमें पहला कंडीशन आपके सामने है
कि कोण ए में अगर कोण सी को ऐड कर दिया जाए तो ये 180 नजर आएगा, 180 को दर्शाएगा। और दूसरी बात याद रख लें कि बी के सामने डी है, तो कोण बी में अगर कोण डी को अगर ऐड कर दिया जाए, ये भी आपका होगा 180। याद रख लें कि इस तरीके से 180 अंश आपके बनेंगे और 180 अंश बनकर आपका चक्री चतुर्भुज इस तरीके से नजर आएगा। तो बोला जाता है कि चक्री चतुर्भुज में हमेशा आप याद रखेंगे जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं। तो वृत्त के परिधि पर अगर सभी आपकी भुजाएं हैं, मतलब इसके शीर्ष हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं ये आपका चक्री चतुर्भुज है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चक्री चतुर्भुज के बाद। इसके बाद हमारा आता है अगला जो पॉइंट है वो सर्किल, वृत्त के बारे में समझते हैं। तो वृत्त में देखें, एक मान लेते हैं सर्किल है। तो सर्किल जब हम बनाएंगे तो बीच में एक पॉइंट होगा जहां से हम सेंटर मानकर, मतलब बीच वाले पॉइंट को हमने मान लिया, बीच वाले पॉइंट को अगर मैंने मान लिया, देख लीजिए, जैसे बीच वाला पॉइंट से मैंने मानकर एक सर्किल बनाया। इससे देखें, इसको हटा लें, अच्छा नहीं बनाया, इसको खूब अच्छे से बनाते हैं। देखिए वृत्त हम लोग कैसे जानेंगे, तो वृत्त अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जान लें कि एक मैंने यहाँ पे सर्किल खींचा है, ऐसे एक सर्किल खींचा। तो सर्किल बनाते समय एक सेंटर यानी कि एक छोटा सा बीच में पॉइंट लेना पड़ा होगा। तो ये जो बीच वाले पॉइंट को अगर आपने इस पर प्रकार से, अगर मतलब मान लेते हैं कि आपने प्रकार से बनाया होगा, तो सुई वाला जो पार्ट्स होगा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपने लेकर और इसको फिर ऐसे आपने चलाया होगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर, जिससे आपने बनाया इसको बोलते हैं सेंटर यानी केंद्र बोलते हैं। अगर इसको O कह लें और ये वाला A कह लें, तो इस तरीके से ये OB भी लिया जा सकता है, OC भी ले सकते हैं और यहाँ से OD भी ले सकता है। तो यहाँ पर जो OA आया, OB आया, फिर OC आया और OD आया, हर बार सेंटर से वृत्त के परिधि तक खींची गई जो रेखा होती है वह सब के सब त्रिज्या कहलाती है, वो सब के सब आपकी त्रिज्या कही जाती है। याद रखें त्रिज्या किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं वृत्त के परिधि तक सेंटर से खींची गई रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें वृत्त की त्रिज्या OA, OB, OC और OD होगा। तो यहाँ आप इसको बोल सकते हैं कि वृत्त की आपकी त्रिज्या कही जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए आपका OA, OB, OC और OD वृत्त की त्रिज्याएं हो सकती है। वृत्त के अंदर और भी हम लोग अच्छे से एंट्री करेंगे तो पता चलेगा बहुत कुछ चीजें, जैसे पता चलेगा कि वृत्त जो है, वृत्त के ऊपर कितने बिंदुएं होती है, तो इनफाइनाइट बिंदु होता है, इसके ऊपर इनफाइनाइट बिंदु होता है। तो याद रखें कि इसमें अगर आपसे पूछ लेगी बताइए कितना आपका बिंदु होगा, इसको समझना है, अगर इसमें कितनी बिंदु होंगी, तो याद रखें इस पर कि अगर वृत्त के ऊपर कितने बिंदुएं होंगी, तो वृत्त अगर बनेगा तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉइंट से मिलकर बना होगा वृत्त, ऐसे ऐसे, तो हम बोल सकते हैं वृत्त के परिधि पर इनफाइनाइट आपके बिंदु होंगे। अब यहाँ पर पूछा एक और चीज आता है कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त से देखिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वृत्त से जितनी बिंदु उतनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या मैं कह सकता हूं कि अगर पूछ दे कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त के ऊपर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा उसकी संख्या जो होगी वह हमेशा अनंत होती है, यानी कि अनंत होती है। तो वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हर एक क्लासेस को हम लोग इस तरीके से पढ़ा जाएगा जिसमें मजा आएगा। तो यहाँ पे वृत्त के बारे में बस इतना तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखा जाएगा कि किस तरीके से हम लोग करेंगे इसके आगे। तो अगली जो हमारी क्लास लगने वाली है वो हम लोग वृत्त को देख लेंगे, वृत्त को अच्छे से हम लोग देख लेंगे, अच्छे से वृत्त को क्लियर करके कंप्लीट करके फिर आगे देखा जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरीके से सब लोग का पुनः स्वागत करेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।